हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास में अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। चैप्टर का नाम था लाइव प्रोसेसेस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जैव प्रक्रम के बारे में। तो सबसे पहले हमने बेसिक सी चीजें यहाँ पर डिस्कस की थी। क्या क्या हमने देखा था? हमने यहाँ पर बात की थी कि लाइव प्रोसेसेस क्या होते हैं, जैव प्रक्रम आप किन्हें कहेंगे, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, यानी कि जैव प्रक्रम के उदाहरण आपने देखे। फिर हमने बात की कि हम किन जैव प्रक्रमों के बारे में बात करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आप कर चुके हैं, चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप देख चुके हैं, आपने पोषण के बारे में समझे, जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा। आपने देखा ह्यूमन में डाइजेशन किस प्रकार से होता है। आपने बात की है यहाँ पर किसकी, रेस्पिरेशन की। आपने रेस्पिरेशन के बारे में समझा। आपने बात की है रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आया था, आपसे पूछा गया था कि इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। अमीबा क्या है? आपने बोला अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ पे पाचन होता है। अब आपके पास सबसे पहले हमने बात की थी अमीबा के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में कि अमीबा क्या है। आपने कहा जलीय जीव है, एक कोशिकीय है, यानी कि माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इनमें हमने कहा कि एक ही कोशिका के अंदर सारी क्रियाएं होती हैं, पोषण संबंधी क्रियाएं, यानी कि पाचन भी हो रहा है, उत्सर्जन भी हो रहा है, आपने कहा प्रजनन भी हो रहा है, सारे एक ही कोशिका के अंदर हो रहा है। ठीक है, आपने कहा कि प्रजनन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो आपने कहा अलैंगिक प्रजनन पाया जा रहा है, और जिसमें बाइनरी फिजन आप देख रहे हैं। बाइनरी फिजन में सिंपली होता क्या है, अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था। आपने बोला था अमीबा है आपके पास इस प्रकार से। अब अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, तो आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। फिर आपने बोला इस अमीबा में सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा, जिसे आप क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। आप देख रहे हैं कि सेल अभी एक ही है और एक सेल में दो न्यूक्लियस यहाँ पर बन रहे हैं। जब दो न्यूक्लियस बने तो आपने कहा कुछ इस प्रकार की संरचना आपके पास आई है, इस प्रकार से। ठीक है, एक न्यूक्लियस आपके पास ये आया और एक ये आया। फाइनली आपके पास दो सेल आ जाते हैं। ठीक है, फाइनली आपने कहा कि दो सेल आपके पास आ जाती हैं। एक सेल ये आ गई है, दो सेल ये आ गई है, दूसरी सेल ये आ गई है। इसे आप कहते हैं बाइनरी फिजन। यानी कि जो जनक अमीबा है, पेरेंट अमीबा है, पेरेंट अमीबा से आपके पास कितनी कोशिकाएं आई हैं, दो कोशिकाएं आई हैं, जिसे आप बाइनरी फिजन कहते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि बाइनरी फिजन ये है तो मल्टीपल फिजन क्या है, आपके पास दो अलग अलग शब्द आए हैं, दोनों ही फिजन है। ठीक है, फिजन में हो क्या रहा है, सिंपली जो एक सेल है वो स्प्लिट होकर के दो कोशिकाएं बना दे रही हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि बाइनरी फिजन ये है तो मल्टीपल फिजन आप किसे कहेंगे, सिंपल सी बात है। आपने कहा बाइनरी फिजन में बाय यानी कि दो डॉटर सेल बनती हैं, दो संतति कोशिकाएं बन रही हैं, और जो आपके पास मल्टीपल फिजन आएगा वहां पर आपके पास बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? तो आपने बात की थी। फिर हमने बोला था कि यहाँ पर जो अमीबा है उसमें भोजन का जो पाचन है वो कहाँ पर होता है। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए था, यानी कि फूड वैक्यूल में होता है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े, चलिए। ऑप्शन में आपके पास आया था, आपके पास एक क्या दिया गया है, पेयर दिया गया है, अलग अलग जोड़े दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना था इनमें से वो कौन सा ग्रुप है जो कि क्या करता है। सबसे पहले जो भोजन का पाचन है, भोजन का पाचन शरीर के बाहर ही हो जाता है, यानी कि जो भोजन है, भोजन में ये पाचक रसों का श्रावण करेंगे, उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपने बोला मशरूम, आपने बोला फंगस, फंजाई, क्या बोला आपने, फंगस का जो ग्रुप आपके पास आता है वो। अब आपने कहा देखें किसकी बात हो रही है, यहाँ पर कवक की बात हो रही है। ठीक है, कवक, किंगडम फंजाई जिसे कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, आपने कहा ईस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है। आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल आए हैं। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखें किसका, कवक का, तो आप क्या देखते हैं, जनरल स्ट्रक्चर आपके पास किस प्रकार से आता है, ये जनरल स्ट्रक्चर है किसका, कवक का। ठीक है, अब कवक आपके पास दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार के कैसे हो सकते हैं, आपने बोला एक तो ये है, एक ये है। आपने बोला कि कुछ ऐसे आपके पास कवक आएंगे जिनमें सिंपली आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे कि जिनमें न्यूक्लियस तो होंगे लेकिन अलग अलग आपके पास क्या आएंगे, यहाँ पर सेगमेंट आएंगे, अलग अलग सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से।
देखिए दोनों में डिफरेंस क्या, आपने बोला यहाँ पर आपको कोई अलग अलग सेगमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई सेपरेशन नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको अलग अलग सेगमेंट मिल रहे हैं, सेपरेशन हुआ है। अब आपने बोला ये जो डंडीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे आप कहते हैं हाइफा, इसे क्या कहेंगे, हाइफा कहेंगे। और इन सबको मिलाकर के क्या कहेंगे, इन सबको अगर कंबाइंडली आप देखेंगे तो आपने कहा माइसीलियम, क्या कहेंगे इसे, माइसीलियम कहेंगे। ठीक है, क्या है ये, एक कवक है, कवक का डायग्राम हम देख रहे हैं। आपने बोला कि यहाँ पर क्या होते हैं, जो कवक है वो इस प्रकार के होते हैं। एक जो आपके पास, अब देखिए आपने देखा होगा ब्रेड, आपने देखा है ब्रेड में आपने फफूंद जमी हुई देखी होगी, कैसा होता है, कुछ ग्रेश कलर का होता है। अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर भी दिखेगा। देखिए एक तो ये स्ट्रक्चर है, एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये वाले जो स्ट्रक्चर आपको ब्लैक कलर के दिखाई देते, कभी आप लोग नोटिस करना कहीं पे अगर फफूंद लग जाती है जैसे रोटी पे या ब्रेड पे, आप ब्रेड पे बहुत इजीली देख सकते हैं। इस प्रकार के ऊपर गोले, नीचे छोटी सी डंडीनुमा संरचना आपको दिखाई देती है, ये गोले आपको ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। अब ये गोले क्या है, आपने कहा इन गोलों के अंदर ही यहाँ पर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों ही पाया जा रहा है। ठीक है, दोनों ही पाया जाता है। आपने बोला कि यहाँ पर अलैंगिक जनन जो होगा वहां पर क्या बनेंगे, यहाँ पर अलैंगिक जीव बीजाणु बनेंगे, यानी कि एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे तो क्या होता है, इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो स्पोर्स कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे स्पोर एक्चुअली में हुआ क्या, आपने कहा सिंपली स्पोर का मतलब हुआ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसे आपने क्या कहा, स्पोर्स कहा, इसे आपने क्या कहा, स्पोर्स कहा। तो या तो स्पोर्स ऐसे बनेंगे, ठीक है, किसके अंदर, आपने बोला इस संरचना के अंदर, ये स्पोरेंजियम होगा। फिर अगर यहाँ पर स्पोर बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला स्पोर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपने कवक की अलग अलग फैमिलीज पढ़ी है। ठीक है, तो आपने बोला कि यहाँ पर फाइकोमाइसीट्स, सबसे पहली जो फैमिली आती है कवक की होता है फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स को आप जाइगोमाइसीट्स भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे आपने एस्कोमाइसीट्स पढ़ा या पढ़ेंगे आप लोग, या बेसिडोमाइसीट्स पढ़ेंगे, ड्यूटेरोमाइसीट्स पढ़ेंगे, ये सारी किसकी फैमिली है, आपने बोला ये है किसकी फैमिली, आपने कहा फंगस की। ठीक है, फंजाई की। अब आपने बोला जो यहाँ पर आपके पास आते हैं जाइगोमाइसीट्स या फाइकोमाइसीट्स, आपने बोला यहाँ पर क्या बनते हैं, जाइगोस्पोर बनते हैं। तो ये होगा जाइगोस्पोरेंजियम, और ये वाली जो संरचना है जाइगोस्पोरेंजियम, और इसके अंदर जो स्पोर बने वो बने आपके जाइगोस्पोर। ठीक है, जाइगोस्पोर बने। अब क्या होगा, यहाँ पर ये फट जाएगा, ये वाली जो लेयर है ये फट जाएगी, जैसे आपने कहा ये वाली जो लेयर है ये रैप्चर हो जाएगी, और जब रैप्चर हो जाएगी तो यहाँ पर जो स्पोर होंगे वो बाहर आ जाएंगे, स्पोर बाहर आ जाएंगे। तो आपने बोला स्पोर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने बोला हमारे घरों में ऐसा तो नहीं है कि फंगस रहती है, लेकिन अगर यहाँ पर मॉइस्चर मिल जाता है तो आपको फंगस देखने को मिलती है। तो वो फंगस कहाँ से आए, वो कवक कहाँ से आया है, आपने कहा क्योंकि ये स्पोर हवा में क्या करते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हवा से इजिली क्या करेंगे, ट्रेवल कर लेते हैं, और जहां पर मॉइस्चर दिखा वहां पर आपको क्या दिखेगा, फंगस देखने को मिलेगी। तो एक तो ये है कि आपने कहा कि जो यहाँ पर स्पोर बन रहे हैं वो इस संरचना के अंदर बन रहे हैं, ये किसके अंदर बन रहे हैं, जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं। या फिर क्या होता है, कभी कभी आपने देखा कि जो स्पोर है वो इस प्रकार से बनते हैं, इस प्रकार से बनते हैं स्पोर्स, यानी कि इस संरचना के बाहर बन रहे हैं। ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे एस्कोस्पोर के बारे में तो कुछ एस्कोस्पोर ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात ही, क्या हुआ हाइफाई, क्या हुआ माइसीलियम। ठीक है, या फिर बोला आपने सेप्टेड और ए सेप्टेड होते हैं, क्लियर है इतनी बात। तो देखिए दोनों प्रकार के यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, आपने बोला दोनों प्रकार के इसमें रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपली आपने बोला कि यहाँ पर माइटोसिस नहीं होगी, और वहां पर क्या हुआ होगा कि जो स्पोर है उनका फॉर्मेशन हुआ होगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कैसे हुआ होगा, अब आपने कहा सिंपल सी चीज है, अगर हमने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा तो यहाँ पर क्या होंगे, दो फंगस शामिल होंगे, कैसे होंगे देख लेते हैं एक बार। आपने बोला देखिए दो हाइफा है, एक इस प्रकार से है, ठीक है, और दूसरा हाइफा जो है वो इस प्रकार से है।
मान लेते हैं कि दोनों ए सेप्टेड है, दोनों क्या है, ए सेप्टेड है, दोनों में क्या है अपना न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया। क्या होगा अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो बॉडी होती है, मेन बॉडी क्या है इनकी, हैप्लॉइड है, एन है, मेन बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है। क्योंकि हैप्लॉइड ऑलरेडी है तो यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि गैमेट में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो आपने कहा ऑलरेडी क्या है, इनका जो बॉडी टाइप है वो क्या है, हैप्लॉइड है। अब आपने कहा जो न्यूक्लियस होते हैं वही एज अ गैमेट यहाँ पर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो हम डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं। ये आपका ब्लू कलर का हाइफा आ गया है, ठीक है, और ये ब्लू कलर का इसका न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। अब आपने बोला यहाँ पर न्यूक्लियस ही क्या करने लगते हैं, एज अ गैमेट रिएक्ट करने लगते हैं। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो आया, उसमें आपने कहा ये हाइफा है, ठीक है, और इनके बीच में एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाता है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या आएंगे, दोनों के न्यूक्लियस आ गए हैं, रेड वाले का न्यूक्लियस भी और ब्लू वाले का न्यूक्लियस भी, ठीक है, दोनों का आ गया है। अब आपने बोला कि यहाँ पर क्या अभी तक न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है। क्या कहेंगे इसे, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। इस वाली इस प्रोसेस को प्लाज्मोगैमी कहेंगे। प्लाज्मोगैमी हो गई, इसका मतलब साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया है, अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है। अब क्या होगा, न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट जो स्टेप आपके पास आया, आपने बोला कि यहाँ पर अब न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गए हैं, यानी कि ये रेड वाले के साथ ये ब्लू वाला फ्यूज हो गया, यानी कि अभी एक बन गए हैं, ठीक है। फ्यूजन यही तो आपने पढ़ा था। अब आपने कहा अगर फ्यूजन हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, 2n होगा 2n, यानी कि क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। अब डिप्लॉयड हो गया है तो आपने कहा मियोसिस होगी, और मियोसिस जब यहाँ पर हो गई है तो आपने कहा क्या बनेंगे, यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे, बन गए हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर बन गए। अब आपने कहा सेम जो चीज यहाँ पर हो रही थी कि ये रैप्चर होगा, यहाँ से सारे स्पोर निकल जाएंगे और उन स्पोर्स का जर्मिनेशन होने लगेगा। क्लियर है इतनी बात जो आपने फंगस के बारे में पढ़ी है। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आया था उसमें आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। आपने कहा जो भोजन नली है, भोजन नली में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और जो वो एक्सपेंड हो रही है या जो रिलैक्स हो रही है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो आपने बोला ये है आपकी क्या है, भोजन नली है, ये आपकी भोजन नली है, ये आपका स्टमक आ जाता है। अब इस स्टमक से आपकी छोटी आंत स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, इस प्रकार से ये छोटी आंत है आपकी, और यहाँ से आपकी ये बड़ी आंत है प्रकार से, ठीक है। ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। आपने कहा ये आपकी क्या है, बड़ी आंत है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें आपके पास आएंगी, आपने कहा उसके अलावा यहाँ पर आपके पास पैनक्रियाज आएगा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, लीवर आएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या है, माउथ वाला पोर्शन है, ये आपका फूड पाइप है, ये आपका क्या है, स्टमक है, ये आपकी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये आपका पेनक्रियाज है, ये आपका लीवर है। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर आपके पास ये है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। हम सिर्फ बात करेंगे फूड पाइप के बारे में। आपने बोला फूड पाइप में आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, आपने कहा ये फूड पाइप थी और आपको इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है कि यहाँ पर क्या है, जो आपकी भोजन नली है वो क्या हुई है, रिलैक्स है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर रिलैक्स है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर रिलैक्स है। इस प्रकार के मूवमेंट को क्या कहते हैं, उससे पहले आप ये बात कर लीजिए कि इस प्रकार का मूवमेंट हो क्यों रहा है। आपने बोला क्योंकि अगर सिंपली यहाँ पर भोजन है, ये भोजन है, तो आपने बोला भोज, सबसे पहले तो ये बात कहिए कि जो भोजन नली है या फूड पाइप है, या इसे इसोफिगस भी कहते हैं, ठीक है, एक और इसका नाम है, अगर आप साइंटिफिक टर्म में कहें इसे कहते हैं इसोफिगस। आपने बोला एसोफेगस का कार्य क्या होता है, भोजन का पाचन करना होता है, तो नहीं, जो भोजन नली होती है उसमें कोई भी पाचन नहीं होता है, सिर्फ भोजन क्या करता है, भोजन आपका मुख से आपके स्टमक तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब आपने बोला कि यहाँ पर क्या होते हैं, भोजन है तो भोजन नीचे कैसे जाएगा, ठीक है, भोजन नीचे कैसे जाएगा, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, कोई तो वहां पे मूवमेंट होनी पड़ेगी। आपने बोला वहां पे कुछ इस प्रकार की मूवमेंट होती है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर भोजन है, ये रिलैक्स था, ठीक है, ये भोजन है, तो यहाँ पर ये क्या होगा,
कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। या फिर आपने बोला ये भोजन है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ तो भोजन नीचे की ओर आएगा, ठीक है। अब ये वाला एरिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भोजन फिर नीचे जाएगा, फिर ये वाला एरिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भोजन नीचे की ओर जाता है। तो यानी कि जो आपकी भोजन है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहेगा, तभी आपका भोजन नीचे जाता है। क्या कहते हैं इस प्रकार की गति को? ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। क्या कहेंगे? पेरिस्टालिटिक मूवमेंट कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं ट्रांसपीरेशन क्या होता है, डाइजेशन तो आप समझते हैं, डाइजेशन तो पूरी प्रोसेस आ गई है, ये क्या है? डाइजेशन का एक पार्ट है, ठीक है, डाइजेशन का एक पार्ट यहाँ पर है। ट्रांसपीरेशन क्या हुआ या ट्रांसलोकेशन क्या हुआ, एक बार इसे आप क्या करेंगे, खुद से पढ़ेंगे। चलिए, तो अपने आंसर को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है, आपसे पूछा गया है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अगर प्लांट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आएगा? पहला है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, तीसरा है यहाँ पर एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और चौथा है यहाँ पर पायरुवेट। एक बार सारे ऑप्शन को अच्छे से समझिए और क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए। स्टेटमेंट आपसे पूछ रही है कि प्लांट्स में क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या प्रोडक्ट होगा। तो देखिए एक बार। चलिए, तो आपने यहाँ पर अपने जो ऑप्शन है वो अच्छे से देख लिए होंगे। ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, वो यहाँ पे क्या है? सही आंसर है। एथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होगा यहाँ पे? एनर्जी होगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर प्लांट्स नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, आपने बोला कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, आपने बोला जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने क्या बोला? एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ? प्रोडक्ट क्या बना था? ये है ग्लूकोज, ये है ऑक्सीजन। आपने बोला यहाँ पर बनी एनर्जी प्लस यहाँ पे बना CO2 प्लस यहाँ पे बना H2O, ठीक है। ये तो आया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट। लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ आपने बोला एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हुआ तो क्या यहाँ पे बना था? अच्छा, एनिमल नहीं आएगा आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ईस्ट आएगा। क्या आएगा? ईस्ट आएगा। क्यों ईस्ट आएगा देख लेते हैं। आपने बोला अगर हम कहते एनिमल में अगर कहते कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है तो आपने बोला प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आता वो क्या आता है यहाँ पर? आपने बोला एक तो एनर्जी बनती, ठीक है, एक बनता लैक्टिक एसिड। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। लेकिन जब ईस्ट की बात आती है तो आपने बोला कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, आपने बोला एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी यहाँ पर निकलेगी। अभी तो हमने बोला था कि जो ईस्ट है, ईस्ट क्या करता है? अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या हो पूछा गया था व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में आपने बोला एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? आपने बोला अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ किसमें? एनिमल में, तो प्रोडक्ट ये आएगा। आपने बोला अगर एनिमल में एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो प्रोडक्ट ये आएगा। लेकिन अगर ईस्ट की बात करें तो हमने बोला जो प्रोडक्ट है वो आपका ये आएगा, ठीक है। चलिए, सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट द राइस वाटर कंटेन। आपने बोला कि जब आपने क्या किया, जो चावल है, चावल के पानी में आपने क्या किया? आयोडीन की कुछ बूंदे मिक्स की, और जब आयोडीन की कुछ बूंदे आपने डाली तो वो जो पानी का कलर था, जो चावल के पानी का कलर था, वो ब्लू से ब्लैक हो गया है। ये क्या दर्शाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपने जब पढ़ा था, जब आप 6th-7th में थे तब आपने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, उनका परीक्षण किस प्रकार से किया जाए, ठीक है। उसमें आपने सारे जो टेस्ट थे वो पढ़े थे। तो चलिए अपने आंसर को आप लोग टिक कीजिए। चलिए, तो आपने अलग अलग टेस्ट पढ़े थे और जब आपने टेस्ट पढ़े तो यहाँ पर आपने क्या बात की थी? आपने कहा कि जब भी यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर आएगा आयोडीन के साथ तो यहाँ पर क्या प्रेजेंस होगा? स्टार्च होगा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, आपका कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। अब आप कहेंगे कि स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट अलग अलग क्यों? देखिए, आपने पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपने कहा मोनो होते हैं, मोनोसेकेराइट होते हैं, ऑलिगोसेकेराइट होते हैं, पॉलीसेकेराइट होते हैं। 3 कैटेगरी आपने यहाँ पर पढ़ी थी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? आपने कहा कि मोनोसेकेराइट में आपके कम से कम क्या होंगे? 2 क्या होंगे? शुगर यूनिट होती हैं। ऑलिगोसेकेराइट में आपने कहा कि कम से कम 2 से
6 यूनिट होती हैं। और पॉलीसैकेराइड में आपने कहा कि 10 से ज्यादा क्या होती है शुगर की यूनिट आपके पास आती हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो आपने बोला कि जो पॉलीसैकेराइड है वो सबसे क्या होगी, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगी। देखिए कार्बोहाइड्रेट सारे ही, आपने कहा ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, आपने कहा स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्लियर है। आपने कहा कि यहाँ पर जो प्लांट की सेल वॉल बनी होती है किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। तो सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर होगा क्या, अपने पास है सारे कार्बोहाइड्रेट, लेकिन आप देखेंगे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन है, स्टार्च का एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके पास आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज, मनुष्य में जो रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन वर्णक कौन सा होगा, कैरोटीन है, क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पिगमेंट कौन कौन से इनमें, आपने कहा कैरोटीन है, क्लोरोफिल है और हीमोग्लोबिन है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनेलिज है। ठीक है, अब इन तीनों में से आपने बात की है ह्यूमन बीइंग की, आपने कहा क्लोरोफिल तो सिर्फ आपने पादपों में पढ़ा था तो हटा दीजिए इसे। ठीक है, कैरेटीन, आपने जब कैरेटीन की बात की तो आपने कहा कि ये भी पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जब हमने बात की थी रेस्पिरेशन के बारे में तो आपने कैरोटीन के बारे में कोई बात नहीं की थी, बात हुई थी किसके बारे में, सिर्फ हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है आपका, श्वसन वर्णक होता है। क्या काम होगा हीमोग्लोबिन का, कहाँ पाया जाता है हीमोग्लोबिन आपका, आपने बोला आपका जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में पाया जाता है। आपकी आरबीसी कहाँ बनती है, आपकी बोन मैरो में बनती है। ठीक है, बोन मैरो, अब बोन मैरो क्या हुई आपकी, आपने कहा ये आपकी क्या है, बोन मैरो है। यहाँ पर आपकी क्या पाई जाती है, रेड बोन मैरो। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसमें आपके क्या होते हैं, येलो बोन मैरो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनती है, रेड बोन मैरो से ब्लड सेल्स बनती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधिक रक्त की आवश्यकता है, कुछ ऐसी चीजें हो गई, कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, आपको क्या है बहुत ब्लड सेल्स की आवश्यकता है और रेड बोन मैरो इनफ नहीं बना पा रहा है, तो उस टाइम पे जो येलो बोन मैरो है वो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होकर के आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, तो हीमोग्लोबिन कर क्या रहा होगा, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कर क्या रहा है, आपने कहा आपका जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड होगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा इस प्रकार से, ऑक्सीजन से क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। ऑक्सीजन से बाइंड होगा तो ये जाएगा आपके ऑर्गन के पास ही है, आपके ऑर्गन, और आपके ऑर्गन को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगा, प्लस इसके बदले यहाँ पर क्या ले लेगा, CO2 ले लेगा। ठीक है, और फिर से ये हीमोग्लोबिन कहाँ जाता है, आपके लंग्स में जाता है। आपके हीमोग्लोबिन में CO2 होगा। देखिए ऑक्सीजन भी है, ऐसा नहीं है कि आपके हीमोग्लोबिन में अब ऑक्सीजन है ही नहीं, अभी भी ऑक्सीजन होगी लेकिन कम मात्रा में होगी, प्लस CO2 भी कुछ अमाउंट में हीमोग्लोबिन पर लग जाता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड करना, और ऑक्सीजन को ऐड कौन करे, आपने कहा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड होगा, और हीमोग्लोबिन आपके कहाँ है, आपने कहा आरबीसी में है। पूरे क्या करेगा, जो बॉडी है उसमें सर्कुलेट होता है, पूरे ऑर्गन्स को क्या प्रोवाइड कराएगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, उनसे CO2 लेगा और उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एम्फाइज्मा। ठीक है, आपने कहा एम्फिज्मा की क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्विलर वॉल एंड एयर सैक्स इन द लंग्स आर डैमेज, इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द लंग टिश्यू, inflammation in the wall of the bronchi और thickening of the arteries wall of the lungs। ठीक है, एक बार देखिए आप, अब आपने कहा एम्फिज्मा क्या होगा, आपने कहा कि ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। ठीक है, रेस्पिरेशन से संबंधित बीमारी है। तो क्या होता है इसमें, क्या कैरेक्टर इसमें आते हैं, एक बार आपने जो ऑप्शन है उन्हें अच्छे से यहाँ पर समझिए। चलिए तो देख लेते हैं आपका जो आंसर है वो क्या यहाँ पर आया है। आपका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या बोला गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्विलर वॉल एंड एयर सैक्स इन द लंग्स आर डैमेज। आपका जो एल्विलर वॉल होती है, जो एल्विलाई आपकी होती है, आपके यानी कि जिस व्यक्ति को एम्फिज्मा होता है उस व्यक्ति की जो एल्विलाई होती है वो डैमेज हो जाती है। अब देखिए आपको बोला क्या है, एल्विलाई क्या था, आपने कहा था ये क्या है आपका, ये आपके लंग्स है। ठीक है, और इस प्रकार से आपने बोला था, यहाँ पर आपने बोला एल्विलाई है। इन एल्विलाई को अगर आप बड़ा करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है।
ये आपकी क्या है, एल्वेलाई है, ये एल्वेलाई है। अब एल्वेलाई में होता है क्या, आपने कहा कि जब आप इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे पूरी फिल होती है, ये पूरी ऑक्सीजन है, पूरे उसमें क्या है, ऑक्सीजन भरी हुई है, ठीक है। ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स में क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन जाती रहेगी और इससे जो CO2 है, CO2 यहाँ पर एंटर होती रहेगी और आपके एल्वेलाई से बाहर, एल्वेलाई क्या करेगा, यहाँ से आपके ट्रेकिया से बाहर आपके जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ये आपका नॉर्मल एल्वेलाई है। अब आपने बोला कि कोई व्यक्ति जो है वो स्मोक करता है, बहुत ज्यादा स्मोक करता है, उसमें क्या होगा, आपके जो एल्वेलाई है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं, उसकी जो सेल्स है वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको इस प्रकार से दिखाऊं, ये जो ब्लू वाला एरिया है, फॉर एग्जांपल ये क्या हो गए हैं, इस प्रकार से डैमेज हो गई, ये जो वॉल्स है ये डैमेज हो गई हैं, ये वॉल्स है। अब आप देखिए कि ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जो एरिया है वो कम हो गया है, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। आपने बोला पहले ऑक्सीजन पूरे में भरी हुई थी, अब जितना आपको ब्लू के अलावा जितना स्पेस आपको दिख रहा है, अब सिर्फ ऑक्सीजन उसमें आएगी, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन उसमें आएगी, क्योंकि एल्वेलाई की जो यहाँ पे वॉल है वो डैमेज होनी शुरू हो गई है। तो एल्वेलाई की जो वहाँ पे सेल्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, तो आपने कहा कि ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाएगा। और आपने देखा होगा कि इसी स्थिति में क्या होती है, दमे की बीमारी होती है, बहुत जल्दी क्या होता है, आप सांस लेने लगते हैं, क्यों सांस ले रहे हैं, क्योंकि इनफ ऑक्सीजन आपके बॉडी में जा ही नहीं रही है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए आप क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करने लगते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके एल्वेलाई जो है वो डैमेज हो चुकी हैं और इनफ जो ऑक्सीजन है उसे कैरी नहीं कर पा रही है। समझिए आप कि आपका जो ऑप्शन है वो क्या कहता है। चलिए, तो अपने ऑप्शन को आप यहाँ पर नोट कर, चलिए तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑब्जर्व इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, अवायवीय श्वसन हुआ है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। पहला कह रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उपस्थित होती है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रिलीज होती है, रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है, और रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड रिलीज होती है। अब आपने ये बोलना है, ये बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होंगे इनके, ठीक है, क्या प्रोसेस यहाँ पर ऑब्जर्व होगी। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं ABCD करके, तो आपने ऑप्शन को, सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझनी है, ठीक है, स्टेटमेंट आप समझिए, आपको बोला गया था कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑब्जर्व इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन आर। तो कौन कौन सी प्रोसेस आप एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑब्जर्व करते हैं, ये आपने देखना है। क्या वहां पर ऑक्सीजन निकल रही है, या CO2 निकल रही है, या एनर्जी निकल रही है, या लैक्टिक एसिड वहां पर रिलीज हो रहा है। तो आप ऑप्शन चूज करेंगे। ए में कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड यानी कि पहली और दूसरी प्रोसेस होती है, बी कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्रोसेस होती है, सी कह रहा है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ होती है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि सिर्फ फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में होगा, क्वेश्चन को नोट कीजिए, ऑप्शन को नोट कीजिए और अपने सही आंसर को यहाँ पर चूज कीजिए। तो क्लास हमने कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं, इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, तो आपने सारे जो टॉपिक है सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।